हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका एसएम इजी फिजिक्स क्लास में। तो आज हम लोग जो है क्लास 10 फिजिक्स के थर्ड चैप्टर मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार का महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। और ये वीडियो जो है एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से जितना मतलब 2 नंबर का जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। आप लोग जो है एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा और देखने के बाद इस चैप्टर का जितना भी 2 नंबर का क्वेश्चन जो एग्जाम में आने वाला रहेगा आज हम लोग जो है इस एक वीडियो में हम लोग जो है पूरा कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आप लोग जो है इस वीडियो को एक बार देखिए और देखने के बाद अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए आज हम लोग जो है डिस्कस करते हैं। तो देखिए इसका जो पहला जो क्वेश्चन है, नेत्र के संवेदन क्षमता से क्या समझते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मानव नेत्र के जो संवेदन क्षमता से क्या समझते हैं। तो देखिए मानव नेत्र के लेंस का वह क्षमता जिसके कारण दूर तथा निकट स्थित वस्तुओं को अपने फोकस दूरी को समायोजित करके क्या करता है, दूर तथा निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख पाता है। तो नेत्र लेंस के इस क्षमता को हम लोग क्या बोलते हैं, नेत्र का संवेदन क्षमता कहते हैं। तो देखिए मानव नेत्र में जो उत्तल लेंस होता है और दूर और निकट इस वस्तु को अगर हमको साफ साफ देखना है तो नेत्र लेंस के पास जो एक ऐसा मतलब क्षमता होता है जो अपने फोकस दूरी को घटा सकता है और बढ़ा सकता है। मतलब अपने फोकस दूरी को समायोजित करता है, समायोजित करके दूर और निकट स्थित वस्तु को क्या कर सकता है, साफ साफ मतलब वो देख सकता है। ठीक है, तो देख लीजिएगा लिखा हुआ है नेत्र लेंस का वह क्षमता है जिसके कारण दूर तथा निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने के लिए अपने फोकस दूरी को क्या करता है, समायोजित करता है। नेत्र लेंस की इस क्षमता क्या बोलते हैं हम लोग, नेत्र का संवेदन क्षमता कहते हैं। ठीक है, और देखिए सेकंड क्वेश्चन जो है कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से क्या समझते हैं। ये चैप्टर का जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए वर्ण विक्षेपण क्या होता है। तो देखिए जब श्वेत प्रकाश जो है कांच के प्रिज्म में से गुजरती है तो यह अपने जो है 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, 7 रंगों में बट जाती है प्रिज्म में से गुजरने के बाद। तो इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ण विक्षेपण हम लोग बोलते हैं। और देखिए ये जो श्वेत प्रकाश होता है ये 7 रंगों का मिश्रण होता है। ये सबसे पहला बार न्यूटन के द्वारा जो है बताया गया था और वो जो है एक्सपेरिमेंटली जो है क्या किए थे, वो बतलाए थे कि जो श्वेत प्रकाश होता है 7 रंगों का क्या होता है, ये मिश्रण होता है। और यहाँ पर देखिए ये जो है श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो ये 7 रंगों में क्या होता है, यहाँ पर यही श्वेत प्रकाश जो है 7 रंगों में क्या हो गया, ये विभक्त हो गया, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैगनी। अब देखिए इसमें जो 7 रंग है, 7 रंग का विचलन क्या है, ये अलग अलग है, अलग अलग जो है कौन से ये क्या हुआ, विचलित हुआ है। तो अब देखिए एक जो है इसमें इसका विचलन का कारण क्या है। तो देखिए जो ये प्रिज्म का जो अपवर्तनांक है ना, ये रंगों के तरंगदैर्घ्य पर क्या होता है, निर्भर करता है। और इसको हम लोग किस सूत्र के अनुसार निकालते हैं, कॉशी सूत्र के अनुसार। कॉशी एक जो वैज्ञानिक का नाम है, उन्होंने जो है एक जो है रंगों के तरंगदैर्घ्य और अपवर्तनांक में क्या किया था, संबंध बतलाया था। और उसके लिए जो है एक जो फॉर्मूला दिए थे, म्यू बराबर a प्लस बी बाई लेमडा स्क्वायर प्लस सी बाई लेमडा के पावर 4। और देखिए ए बी और सी जो है ना क्या है, ये जो है नियतांक होता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर म्यू जो होता है तरंगदैर्घ्य के क्या होता है, ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि तरंगदैर्घ्य का मान अगर अधिक होगा तो म्यू का मान क्या होगा, कम होगा। अगर ये कम होगा तो ये क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। और देखिए तो इसमें लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है ना, सबसे क्या होता है, अधिक होता है। 6400 से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में जो लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो पाया जाता है। देखिए सबसे अधिक होता है तो इसका विचलन क्या होगा, म्यू अपवर्तनांक क्या होगा, कम होगा। अगर अपवर्तनांक कम होगा तो इसका विचलन क्या हो जाएगा, विचलन जो है कम होगा। तो देखिए लाल रंग का विचलन क्या हुआ है, सबसे कम हुआ है। और बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है, सबसे अधिक होता है। तो इसका विचलन क्या होता है, लाल रंग का देखिए ये बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है, सबसे कम होता है। तो इसका विचलन क्या होगा, सबसे अधिक होगा। देखिए सबसे जो है अधिक क्या है, ये मुड़ा है बैगनी रंग, इसका विचलन ये हो गया। तो देखिए ये जो है एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा कि किस रंग का विचलन जो है सबसे अधिक होता है।
तो बैगनी रंग का विचलन क्या होता है, सबसे अधिक होता है। किस रंग का विचलन जो है सबसे कम होता है, तो लाल रंग का विचलन क्या होता है, सबसे कम होता है। चलिए अब देखिए, अब ये जो सात रंग जो है जिस ये पर्दे पर प्राप्त होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए इन सातों रंगों के जो ये क्रम है, ये सातों रंगों का जो क्रम है हम लोग कैसे याद करते हैं, तो सातों रंगों के क्रम को हम लोग जो है स्पेक्ट्रम पर जो सातों रंगों का क्रम होता है उसको हम लोग बैजानी हफीनाला या विग्गियोर द्वारा याद रख सकते हैं, ठीक है। बैजानी हफीनाला मतलब बै मतलब बैगनी हो गया, जा मतलब जामनी हो गया, नी मतलब नीला हो गया, ह मतलब हरा, पी मतलब पीला, ना मतलब नारंगी और ला मतलब लाल। तो ये सातों रंग का क्रम ये नीचे से ऊपर की ओर जो है ये क्रम को हम लोग जो है याद करते हैं हम लोग बैजानी हफी नाला द्वारा, ठीक है। तो आप लोग जो है इस वीडियो को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, और भी हम लोग आगे जो है इसी टाइप का वीडियो अभी जो है देखेंगे हम लोग इसी में। नेक्स्ट हम लोग जो है 3rd नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे कि रात्रि में तारे जो है टिमटिमाते हुए क्यों प्रतीत होते हैं, ठीक है। ये भी जो एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो देखिए ये जो है वायुमंडलीय प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन का क्या है, ये जो है उदाहरण है, ठीक है। तो देखिए रात्रि में जो है तारे क्यों टिमटिमाता है, तो देखिए तारों से जो निकलने वाली प्रकाश जो है पृथ्वी के वायुमंडल में जब क्या होती प्रवेश करती है, तो पृथ्वी के वायुमंडल का घनत्व जो होता है अलग अलग होता है। इस परत का घनत्व अलग होता है, इसका अलग, इसका अलग, मतलब हर एक परत का जो घनत्व होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे देखिए पृथ्वी के नजदीक है, तो पृथ्वी के नजदीक है तो पृथ्वी के नजदीक बहुत सारा धूलकण होता है, चाहे और भी गैसियस कण होता है। तो इसमें जो है बहुत सारा जो है क्या है ये सघन माध्यम है। जैसे ऊपर जाएंगे हम लोग तो इसके कंपेयर में ये जो है क्या होगा, विरल माध्यम होगा, और इसके ऊपर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये और विरल माध्यम होगा, और ये क्या होगा, ये जो है विरल माध्यम होगा, ठीक है। अब देखिए इसके कंपेयर में, इस परत के कंपेयर में ये विरल माध्यम और ये सघन माध्यम, ये सघन माध्यम, तो ये क्या हो जाएगा विरल माध्यम। तो अब देखिए अब प्रकाश जो है तारा से निकलने वाला प्रकाश से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, तो ये विरल से किधर जाएगा, सघन में जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि जब प्रकाश किरण जो है विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो यह अविलंब की ओर क्या जाती है, मुड़ जाती है। तो देखिए ये प्रकाश किरण जो क्या हो जा रहा है, अविलंब की ओर ऐसे मुड़ जा रहा है। अब इसमें से इसमें प्रवेश करेगा तो ये अविलंब की ओर मुड़ जाएगा, इसमें भी अविलंब की ओर मुड़ जाएगा। तो मतलब इन परतों द्वारा जो है निरंतर क्या होता है, अपवर्तन होता है। अब देखिए यहाँ से जो पृथ्वी पर से एक आदमी जो है इसको देख रहा है तारा को, ठीक है। तो इसके आंख में जो है ऐसे ये प्रकाश क्या हो रहा है, प्रतीत हो रहा है सीधा। तो ये तो वस्तु को क्या करेगा, सीधा देखेगा। ये जो प्रकाश लग रहा है कि कहीं जो है इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है। तो ये देखिए वास्तव में तारा जो कहाँ है, यहाँ पर है, लेकिन वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो इसका स्थिति बदल गया, इसका आभासी स्थिति कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। और जो इसकी आंखों में जो है निरंतर अपवर्तन के कारण जो प्रकाश होता है, कभी उसके आंखों में तेज प्रकाश जाएगा, कभी उसके आंखों में क्या जाएगा, कम प्रकाश जाएगा। तो इसके वजह से जो है ना वो झिलमिलाता हुआ जो क्या होगा, प्रकाश जो है उसके आंखों में क्या होता है, प्रवेश करता है। तो इसी कारण जो है ना रात्रि में तारे क्या होते हैं, टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, ठीक है। तो इसको देखिए एकदम सटीक जवाब है इसका कि जब तारों से निकलने वाली प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है तो पृथ्वी के वायुमंडल का घनत्व भिन्न भिन्न होने के कारण इन किरणों का क्या होता है, निरंतर अपवर्तन होता है, जिसके कारण तारों का स्थिति क्या होती है, बदलती रहती है, ठीक है। देखिए तारा का वास्तविक स्थिति यहाँ पर है, लेकिन अपवर्तन के कारण कहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर। इसका आभासी स्थिति यहाँ पर बन रहा है। तथा प्रेक्षक की आंखों में प्रकाश झिलमिलाती हुई प्रवेश करती है। अब ये जो प्रेक्षक है जो इस तारा को देख रहे हैं, तो इसकी आंखों में प्रकाश क्या हो रहा है, झिलमिलाता हुआ प्रवेश कर रहे हैं। तो जिसके कारण तारे क्या होते हैं, टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। तो ये जो है 2 नंबर के एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछा जाता है, आप लोग जो है एक बार इस वीडियो को जरूर देखिए, देखने के बाद एकदम याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं वायुमंडलीय अपवर्तन का ये जो उदाहरण होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा कि
रात्रि में तारे जो है क्यों टिमटिमाते हैं, तो ये वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण क्या होता है, तारा जो है रात्रि में टिमटिमाता है। ठीक है, और इसी पर जो है एक और क्वेश्चन है, वो भी जो एग्जाम में पूछा जाता है कि सूर्योदय से पहले तथा सूर्यास्त के बाद कुछ समय तक सूर्य क्या होता है, दिखाई पड़ता है। तो ये भी जो होता है वायुमंडलीय अपवर्तन का ही क्या होता है, उदाहरण होता है, और ये भी जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसको भी हम लोग जो है देख लेते हैं। तो क्वेश्चन जो देखेंगे कि सूर्योदय से पूर्व तथा सूर्यास्त के बाद सूर्य जो है क्यों दिखाई पड़ता है। देखिए, जब सूर्योदय होता है तो उसके 2 मिनट पहले हमको जो सूर्य दिखाई देता है, जब सूर्यास्त जब हो जाता है तो उसके 2 मिनट पहले हमको क्या होता है, सूर्य जो है दिखाई पड़ता है। तो ये क्यों होता है ऐसा, तो देखिए ये जो है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद जो है क्या होता है, सूर्य दिखाई पड़ता है। तो इसको देखिए हम लोग ये फिगर से भी समझते हैं हम लोग आखिर ऐसा क्यों होता है। तो देखिए सूर्योदय से पूर्व तथा सूर्यास्त के बाद सूर्य जो होता है क्षितिज के नीचे होता है। देखिए एक जो है ये होरिजन होता है, इस लाइन को हम लोग जो है क्या बोलते हैं। अब ये देखिए क्षितिज हम लोग किसको बोलते हैं, होरिजन जो होता है क्या होता है ये। तो देखिए होरिजन क्या होता है कि जब हम लोग जो है एकदम खुला जगह पर हम लोग जाते हैं तो वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि बहुत दूरी पर हम लोग देखेंगे कि जमीन और आसमान आपस में ये जो मिल रहा है, तो उस लाइन को हम लोग जो है क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्षितिज बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, होरिजन बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए ये मान लेते हैं क्या हो गया, ये होरिजन हो गया। और जैसे सूर्योदय से पहले, तो सूर्योदय से पहले जो सूर्य क्या होता है, इस होरिजन के नीचे होता है, या सूर्यास्त जब हो जाता है तो अभी जो है क्या होगा, इसके होरिजन के नीचे ही होगा, क्षितिज के नीचे होता है। तो देखिए सूर्य से निकलने वाली प्रकाश जो पृथ्वी के वायुमंडल में क्या होती है, प्रवेश करती है। और देखिए सूरज से निकलने वाला प्रकाश जो है ये पृथ्वी के वायुमंडल में अब ये क्या करती है, प्रवेश करती है। तो पृथ्वी के वायुमंडल के परतों का जो घनत्व है ये अलग अलग होता है, इसका घनत्व अलग, इसका अलग, इसका अलग, मतलब हर एक परत का घनत्व क्या होता है, अलग अलग होता है। ऊपर वाला परत जो होता है विरल माध्यम का काम करता है, उसके जस्ट नीचे वाला क्या करता है, सघन माध्यम का काम करता है। तो अब देखिए प्रकाश किरण जो है विरल से सघन माध्यम प्रवेश करती है, तो यह विलंब की ओर क्या हो जाएगी, मुड़ जाएगी। अब इस परत में भी विरल से सघन में जाएगी तो फिर यह विलंब की ओर मुड़ जाएगी। यानी कि इन परतों द्वारा जो है इन किरणों का निरंतर क्या हो रहा है, अपवर्तन हो रहा है। प्रत्येक बार जो है प्रकाश किरण अविलंब की ओर क्या होती जा रही है, मुड़ती जा रही है। और देखिए पृथ्वी से खड़ा होकर एक प्रेक्षक जो है इस सूर्य को क्या कर रहा है, देख रहा है, अवलोकन कर रहा है इसका। तो अब देखिए अब तो इसके आंखों में ये जो प्रकाश एकदम सीधा ऐसे क्या हो रही है, प्रवेश कर रही है। तो ये किसी वस्तु को क्या करेगा, सीधा देखेगा। तो ये किसी वस्तु को ऐसे सीधा देखेगा। तो देखिए ये मान लेते हैं कि ये सूर्य का जो वास्तविक स्थिति यहाँ पर है, लेकिन इसका आभासी स्थिति क्या होगा, यहाँ पर इसको दिखाई पड़ेगा। ठीक है, क्षितिज से क्या होता है, कुछ ऊपर होता है। देखिए अभी सूर्योदय नहीं हुआ है, लेकिन वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ये सूरज जो है क्षितिज से कुछ क्या होता है, ऊपर दिखाई पड़ता है। और उसी टाइप से जो है ना इसमें सूर्यास्त के समय भी होता है, सूर्यास्त हो जाएगा लेकिन लगेगा कि अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है, तो उस केस में भी जो है वैसा ही होगा। तो वही है, देखिए सूर्य का वास्तविक स्थिति क्या है, क्षितिज से नीचे है, लेकिन वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण इन किरणों का निरंतर क्या हो रहा है, अपवर्तन हो रहा है, जिसके कारण इसका आभासी स्थिति यहाँ पर होगा, मतलब क्षितिज से क्या होता है, कुछ ऊपर होता है। तो इसी कारण जो है प्रेक्षक को सूर्योदय से पूर्व तथा सूर्यास्त के बाद सूर्य क्या होता है, कुछ समय तक वो दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन जो है एग्जाम के विषय काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग जो है पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका, प्रकाश के प्रकीर्णन से क्या समझते हैं। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट ये क्या होता है, तो आगे हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। और स्कैटरिंग ऑफ लाइट से जो है उसका भी बहुत सारा जो उदाहरण होता है, तो उसको हम लोग जो है इस वीडियो में देखेंगे। हम लोग जो है इसमें मानव नेत्र से संबंधित जितना जो है अभी जो शॉर्ट क्वेश्चन है, जो 2 नंबर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो एक वीडियो में उसको हम लोग जो कंप्लीट कर देंगे। आप लोग जो है उस वीडियो को
एक बार देखिए, एक बार देखने के बाद पूरा कॉन्सेप्ट एकदम याद हो जाएगा। तो ठीक है, आगे हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन जो है देखेंगे कि प्रकाश के प्रकीर्णन से क्या समझते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन जो है एग्जाम के व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग जो इसको भी याद रखिएगा। देखिए अभी जो है जितना भी हम लोग जो है इसमें पढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन टोटल का टोटल जो है एग्जाम के व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग जो है इस वीडियो को एक बार 2 बार देख करके पूरा एकदम जो इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, इससे बाहर जो है एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है, तो देखिए ये प्रकाश के प्रकीर्णन क्या होता है। तो देखिए सूर्य से निकलने वाली प्रकाश जो है जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है, तो वायुमंडल में बहुत सारा जो छोटा छोटा जो है धूलकण होता है, गैसियस कण होता है, तो उनके द्वारा जो है प्रकाश किरणों को अवशोषित कर लिया जाता है और अवशोषित करके पुनः सभी दिशाओं में प्रसारित किया जाता है। तो इस घटना को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है, देखिए जब सूर्य से निकलने वाली प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है, तो वायुमंडल में उपस्थित धूलकण तथा सूक्ष्म गैसीय कणों द्वारा इन किरणों को अवशोषित कर पुनः सभी दिशा में प्रसारित कर दिया जाता है। तो इस घटना को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। देखो ये प्रकाश जो है आ रहा है, ये छोटा सा कण है, इन किरणों को अवशोषित कर ये सभी दिशा में क्या कर रहा है, इसको प्रसारित कर रहा है। तो इसी घटना को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। और देखिए प्रकाश का प्रकीर्णन का हमारे डेली लाइफ में जो है बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जिसको हम लोग जो है एक एक करके समझेंगे। जैसे आकाश का रंग जो है नीला क्यों दिखाई पड़ता है, और सूर्यास्त के समय सूर्य जो है रक्ताभ क्यों दिखाई पड़ता है, रेलवे सिग्नल में खतरे के निशान के लिए हम लोग लाल रंग का उपयोग क्यों करते हैं। तो ये सारा का सारा जो है प्रकाश के प्रकीर्णन पर क्या होता है, आधारित होता है। तो उसको हम लोग जो है एक एक करके उसको हम लोग समझते हैं। और ये भी जो है एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये भी जो बार बार क्वेश्चन जो पूछा जाता है। तो इसका हम लोग उदाहरण जो है समझते हैं। तो देखिए अब इसमें जो है थोड़ा सा और हम लोग जो है एक कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे कि जो इसमें जो प्रकीर्णित प्रकाश की जो तीव्रता होता है वो जो है डिपेंड करता है रंगों के जो है तरंगदैर्घ्य पर, क्या करता है, डिपेंड करता है। प्रकीर्णित प्रकाश की जो तीव्रता होता है वो रंगों के तरंगदैर्घ्य पर क्या होता है, निर्भर करता है। और इसके लिए जो है रेले जीन्स नामक वैज्ञानिक जो है दोनों के बीच में जो है एक संबंध स्थापित किया था। तो देखिए रेले जीन्स के अनुसार क्या होता है, रेले के अनुसार प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता, प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात प्रकीर्णित प्रकाश की जो तीव्रता है प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता जो है ये व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/λ⁴ के। ठीक है, देखिए जो इसका जो प्रकीर्णित प्रकाश का जो तीव्रता होता है, इंटेंसिटी ऑफ जो लाइट होता है, वो तरंगदैर्घ्य से क्या होता है, चतुर्थ घात के समानुपाती होता है। ये किसके द्वारा जो है बतलाया गया था, रेले के अनुसार। ठीक है, तो अब देखिए इसमें जिस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होगा उसका प्रकीर्णन क्या होता है, कम होता है। जिसका तरंगदैर्घ्य कम होगा उसका प्रकीर्णन क्या हो जाएगा, अधिक होगा। ये व्युत्क्रमानुपाती होता है दोनों के बीच में। तो
इसमें जो है अलग अलग रंगों का तरंगदैर्घ्य जो है आप लोग को इस वीडियो में दिखाई देगा, तो आप लोग जो उसको एक नज़र देख लीजिएगा। और देखने के बाद देखिए सबसे ज़्यादा जो है तरंगदैर्घ्य होता है लाल रंग का। लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो होता है 6400 से 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, ये लाल रंग का तरंगदैर्घ्य होता है। और बैंगनी रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है सबसे कम होता है, और ये होता है 4000 से 4400 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, और जितना भी रंग है तो इन दोनों के बीच में होता है। और जितना भी रंग होगा पीला, नारंगी, हरा, नीला, बैंगनी, तो इन सब दोनों रंगों के क्या होगा, ये बीच में होगा। ठीक है, तो उसका जो है आप लोग को उसी वीडियो में दिखाई देगा फोटो, तो आप लोग जो उसको देख लीजिएगा और एक नज़र उसको जो है याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिए प्रकाश के प्रकीर्णन से रिलेटेड हम लोग जो इतना देख लिए हम लोग। अब इसका हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है, तो एग्जाम्पल भी हम लोग जो है देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन जो है देखेंगे कि आकाश का रंग जो नीला क्यों दिखाई पड़ता है, तो ये भी जो है प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित होता है। तो देखिए हम लोग जो है अभी देखें हम लोग कि लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है अधिक होने के कारण इसका प्रकीर्णन क्या होता है, कम होता है। और बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य जो है कम होने के कारण इसका प्रकीर्णन क्या होता है, आकाश में सर्वाधिक होता है। लेकिन नीला रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है ना, बैंगनी से थोड़ा सा क्या होता है, अधिक होता है। और इसका भी प्रकीर्णन जो है आकाश में क्या होता है, अधिक होता है। और हमारा आँख जो है नीला रंग के प्रति क्या होता है, अधिक संवेदनशील होता है, उस रंग को आसानी से वो जो पहचान पाता है। तो इसी कारण जो है ना क्या होता है, आकाश का रंग जो होता है वो नीला दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो देखिए वहीं इसमें लिखा हुआ है आकाश का रंग नीला दिखाई देता है क्योंकि बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य कम होने के कारण इसका प्रकीर्णन क्या होता है, सर्वाधिक होता है। किंतु नीला रंग का तरंगदैर्घ्य बैंगनी से थोड़ा अधिक होता है, तो इसका भी प्रकीर्णन अधिक होता है। और हमारा आँख नीला रंग के प्रति अधिक क्या होता है, संवेदनशील होता है। इसी कारण आकाश का रंग क्या होता है, नीला दिखाई पड़ता है। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा है कि आकाश का रंग जो नीला क्यों दिखाई पड़ता है, किसके कारण, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, और भी हम लोग जो है दो एग्जाम्पल इस पर देखेंगे हम लोग। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य होता है पृथ्वी से क्या होता है, अधिकतम दूरी पर होता है। तो सूरज से निकलने वाली प्रकाश से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है, तो बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य कम होने के कारण इसका प्रकीर्णन क्या होता है, पहले ही हो जाता है। और लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होने के कारण इसका प्रकीर्णन कम, और यह अधिकतम दूरी तय कर प्रेक्षक की आंखों में क्या करती है, प्रवेश करती है। तो देखिए जो रंग हमारे आंखों में प्रवेश करता है उसी रंग का कोई वस्तु क्या होती दिखाई पड़ती है। तो देखिए लाल रंग का जो ना तरंगदैर्घ्य अधिक होने के कारण, देखिए तरंगदैर्घ्य क्या होता है कि जो तरंग होता है ना इस टाइप से चलता है। ठीक है, तो ये जो श्रृंग होता है, दो श्रृंगों के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को तरंगदैर्घ्य बोलते हैं। तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है, अधिक होता है। तरंगदैर्घ्य अधिक होने के कारण यह अधिकतम दूरी तय करता है। और बैंगनी रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है ये क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो ये तरंगदैर्घ्य कम होने के कारण ये कम दूरी तय करता है और इसका प्रकीर्णन जो है पहले ही हो जाता है। और लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होने के कारण ये अधिकतम दूरी तय करता है और प्रेक्षक की आंखों में लाल रंग ही प्रवेश करता है। तो इसी कारण जो है ना सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य क्या होता है, लालिमा कलर का जो है दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है और ये प्रकाश के प्रकीर्णन पर क्या होता है, आधारित होता है। तो इसको भी आप लोग जो है याद जरूर रखिएगा। चलिए अगला हम लोग जो है देखेंगे कि तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे रेलवे सिग्नल में खतरे के निशान के लिए लाल रंग का उपयोग क्यों किया जाता है। ठीक है, तो देखिए रेलवे सिग्नल में खतरे के निशान के लिए लाल रंग का उपयोग किया जाता है क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होने के कारण वर्षा, कुहासा, धुआं आदि में इसका प्रकीर्णन क्या होता है, कम होता है। और इसका तरंगदैर्घ्य अधिक होने के कारण यह अधिकतम दूरी तय करता है, जिससे ड्राइवर को अधिक दूरी से ही क्या होता है, दिखाई पड़ता है। तो इसी कारण हम लोग रेलवे सिग्नल में खतरे के निशान के लिए लाल रंग का उपयोग करते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम लोग एक और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे
टिंडल प्रभाव से क्या समझते हैं, ठीक है। वो भी जो है एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, टिंडल प्रभाव क्या होता है, उसको भी हम लोग जो इस वीडियो में देखेंगे। तो देखिए आज हम लोग जो इस चैप्टर का लास्ट हम लोग ये क्वेश्चन देखेंगे, टिंडल प्रभाव क्या होता है, ये किसको बोलते हैं हम लोग। तो देखिए जब प्रकाश किरणें जो किसी कोलाइड या निलंबन से गुजरती है तो उन कोलाइडी कणों द्वारा क्या होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। प्रकीर्णन मतलब प्रकाश जो है उन कणों द्वारा जो बिखेर दिया जाता है, जिससे प्रकाश का मार्ग जो है क्या होता है, दिखाई पड़ता है। इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, टिंडल प्रभाव बोलते हैं, ठीक है। इसका हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं एक घना जंगल है, उसमें जब प्रकाश किरण गुजरता है तो उसमें हम लोग प्रकाश के मार्ग को हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये घटना जो क्या होता है, उसी को हम लोग टिंडल प्रभाव बोलते हैं। और जैसे मान लेते हैं हम लोग एक और हम लोग एक उदाहरण समझते हैं। जैसे एक रूम है, अंधेरा रूम है और उसमें खिड़की है, और उस खिड़की में छोटा छोटा क्या छिद्र है। जब उस छिद्र से जब प्रकाश किरण जब क्या होगी, जब पास करती है रूम में, तो रूम में बहुत सारा जो है क्या होता है, धूलकण होता है। तो उन धूलकण के द्वारा जो है उन किरणों को बिखेर दिया जाता है, जिससे हम लोग प्रकाश के मार्ग को हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, टिंडल प्रभाव बोलते हैं, ठीक है। तो आप लोग भी जो है देख सकते हैं अपने रूम में, जो है देख लीजिएगा, उसमें खिड़की है, वहाँ से प्रकाश जब क्या होता है प्रवेश करती है रूम में, तो उसका मार्ग क्या होता है, दिखाई पड़ता है। तो ये जो है टिंडल प्रभाव होता है। तो देखिए हम लोग जो है इस चैप्टर में लगभग 9 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देख लिए। ये एग्जाम के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग जो इस वीडियो को पूरा देखिए, और पूरा देखने के बाद वीडियो अच्छा लगेगा अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा इसी टाइप का वीडियो जो है प्राप्त करने के लिए।